हमारी आज की कहानी है सौतेली माँ। जब से जानकी बुआ ने शेफाली को यह बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पापा ने दूसरी शादी की है, तब से उसका मन यह सोचकर बेचैन हो रहा था कि जब वह घर वापस जाएगी तो वहां यह ऐसी अजनबी औरत को देखेगी जो उसकी माँ की जगह ले चुकी होगी और जिसे उसको मम्मी कहकर बुलाना होगा। पापा की शादी के बात सुन सैफाली के अंदर विचारों के जंजाल उठ रहे थे। मम्मी की मौत के बाद शेफाली ने पापा को जितना गमगीन और उदास देखा था, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी दूसरी शादी की सोचेंगे। वैसे भी मम्मी जब जिंदा थी तो शेफाली ने उनको कभी पापा से झगड़ते नहीं देखा था। दोनों में बेहद प्यार था। मम्मी को कैंसर होने का पता जब पापा को चला तो उन्हें छुप छुप कर रोते हुए देखा था, यह जानते हुए भी कि मम्मी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। पापा ने दिन रात उनकी सेवा की थी। इन सब बातों को देखकर कौन कह सकता था कि वह मम्मी की बरसी का भी इंतजार नहीं करेंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। अब जब पापा की दूसरी शादी हकीकत बन चुकी थी तो शेफाली को अपने दोनों छोटे भाई बहन की चिंता आने लगी। सुस्तिया चेत्सा हतई तब उन्हें लगी थी। बहन मानसी से कहीं अधिक चिंता शेफाली को अपने छोटे भाई अंकुर की थी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मम्मी को कैंसर होने का जब पता चला था तो शेफाली बीए फाइनल में थी और बीए करने के बाद बीबीईडी करने का सपना उसने देखा था। लेकिन मम्मी के ऐसे समय में मृत्यु से शेफाली का वह सपना एक तरह से बिखर गया था। शेफाली बड़ी थी, इसलिए मम्मी की मौत के बाद उसको लगा था कि छोटे भाई बहन के साथ साथ पापा की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ गई थी और उसने भी अपने दिलो दिमाग से जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। मगर शेफाली को हैरानी उस समय हुई जब मम्मी की मौत के 3-4 महीने बाद ही पापा ने उसको खुद ही बीईडी करने के लिए कह दिया। शेफाली ने तब यह कहा था कि अगर वह भी पढ़ाई में लग गई तो घर को कौन देखेगा। तो पापा ने कहा कि घर की चिंता तुम मत करो, ये देखना मेरा काम है। तुम अपने भविष्य की सोचो और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। मगर यहाँ बीईडी के लिए सीट का मिलना मुश्किल है पापा। तो क्या हुआ? तुम्हारी जानकी बुआ जम्मू में है, सुनने में आता है कि वहाँ आसानी से सीट मिल जाती है। मैं जानकी से फ़ोन पर इस बारे में बात करूँगा, वह इस विषय के लिए सारा प्रबंध कर देगी। शेफाली पापा का मुख ताकती रह गई थी, क्योंकि ऐसा करना न ही तो घर के हालात को देखते हुए सही था और ना ही दुनियादारी के लिए आज से। लेकिन पापा तो उसकी जानकी बुआ के पास भेजने का मन बना ही चुके थे। शेफाली की दलील और ना नुकर से पापा का इरादा बदला नहीं था और हमेशा दूसरों के घर की हर बात पर टीका टिप्पणी करने वाली जानकी बुआ को भी पापा के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं हुआ था। होता भी क्यों, शायद पापा जो भी कर रहे थे जानकी बुआ के इशारे पर ही तो कर रहे थे। उसे लगा सब कुछ पहले से ही तय था। बीईडी की पढ़ाई तो जैसे उसको घर से निकलने का बहाना था। अब सारी तस्वीर सैफाली के सामने बिल्कुल साफ हो चुकी थी। शायद मम्मी की मौत के तुरंत बाद ही गुपचुप तरीके से पापा की दूसरी शादी की कोशिशें का सिलसिला शुरू हो गया था। शेफाली को पक्का यकीन था कि इसमें जानकी बुआ ने भूमिका निभाई होगी। मम्मी की मौत पर जानकी बुआ की आंखें सुखी ही रही थी, फिर भी छाती पीट पीट कर विलाप करने का दिखावा करने के मामले में बुआ सबसे आगे थी। एक तो वैसे भी जानकी बुआ का रिश्ता दिखावे का था, दूसरा मम्मी से बुआ की कभी बनी नहीं थी। उनके रिश्ते में खटास रही थी। इस खटास की वजह अतीत की कोई घटना हो सकती थी। इसके बारे में शेफाली को कोई जानकारी नहीं थी। लगता तो ऐसे था कि मम्मी के कैंसर होने की बात जानते ही जानकी बुआ ने दोबारा भाई का घर बसाने की बात सोचने शुरू कर दी थी। तभी तो जब तब इशारों ही इशारों में बुआ अपने अंदर की इच्छा यह कहकर जाहिर कर देती कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। पापा ने भी शायद दोबारा शादी के लिए जानकी बुआ को मौन स्वीकृति दी होगी। तभी तो योजना से सारी बात महीने में ही सर चढ़ गई थी। क्योंकि मैं बड़ी वह समझदार हो गई थी, मुझे बगावत का खतरा था, इसलिए मुझे बीईडी की पढ़ाई बाकी है।
बहाने से बड़ी खूबसूरती से घर से बाहर निकाल दिया गया था। पापा की दूसरी शादी करवाकर वापस आने के बाद जानकी बुआ शेफाली के साथ ठीक से आंख नहीं मिला पा रही थी और इस तरह तरह से सफाई देने की कोशिश कर रही थी, किंतु अब शेफाली को बुआ की हर बात में केवल झूठ और मक्कारी नजर आने लगी थी। इसलिए उसके मन में बुआ के प्रति नफरत की एक भावना बन गई थी। फूफा शायद शेफाली के दिल के हाल को बुआ से ज्यादा बेहतर समझते थे, इसलिए उन्होंने नपे तूले शब्दों में उसको समझाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझता हूं बेटी, मगर जो भी हकीकत है अब तुम्हें उसको स्वीकार करना ही होगा। नए रिश्तों से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है पहले वाले रिश्तों को तोड़ना। इस सच को अब भी तुमको समझना होगा। घर जाने के बारे में शेफाली जब भी सोचती नर्वस हो जाती, उसके हाथ पांव स्थिर पड़ने लगते। कैसा अजीब लगेगा जब वह मम्मी की जगह पर एक अजनबी और अनजान औरत को देखेगी। वह औरत कैसी और किस उम्र की थी शेफाली नहीं जानती थी, मगर वह उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। यह एक हकीकत थी। सौतेली माँ का अर्थ शेफाली अच्छी तरह से जानती थी और ऐसी माँ के बारे में बहुत सी बातें उसने सुन भी रखी थीं। अपने से ज्यादा उसे छोटे भाई बहन की चिंता थी। वह नहीं जानती थी कि सौतेली माँ उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही होगी। जानकी बुआ शेफाली से कह रही थी कि वह एक बार घर हथहर ही हो आए और अपनी नई मम्मी को देख ले, लेकिन शेफाली ने बुआ की बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब उनकी अच्छी बात भी उसे जहर लगती थी। इस बीच पापा का 2-3 बार फोन आया था, पर शेफाली ने उनसे बात करने से मना कर दिया था। जानकी बुआ ने शेफाली पर घर जाने और पापा से फोन पर बात करने का दबाव बनाने की कोशिश की, तो उसने बुआ को सीधी धमकी दे डाली। बुआ, अगर आप किसी बात के लिए मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो सच कहती हूं, मैं इस घर को भी छोड़कर कहीं चली जाऊंगी और फिर कभी किसी को नजर नहीं आऊंगी। शेफाली की धमकी से बुआ थोड़ा डर गई थी। इसके बाद उन्होंने शेफाली पर किसी बात के लिए जोर देना ही बंद कर दिया था। शेफाली को यह भी पता था कि वह हमेशा के लिए बुआ के घर में नहीं रह सकती थी। 5-6 महीने बाद जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके पास बुआ के यहाँ रहने का कोई बहाना नहीं रहेगा। तब क्या होगा आने वाले कल के बारे में जितना सोचती उतना ही अनिश्चितता के धुंध में घिर जाती। बगावत पर आमदा शेफाली का मन उसके काबू में नहीं रहा था। फूफा से शेफाली कम बात करती थी, बुआ से तो उसका छिस कहाँ आंकड़ा था। लेकिन उस घर में शेफाली जिससे अपने दुख सुख की बात करती थी वह थी रंजना। जानकी बुआ की बेटी है। रंजना लगभग उसी की हम उम्र थी और रंजना उसके दिल के हाल को समझती थी और मानती थी कि उसके पापा ने उसकी गैर मौजूदगी में शादी करके गलत किया था। इसके साथ वैसे शेफाली को हालात के साथ समझौता करने के सलाह भी देती थी। सौतेली माँ के लिए शेफाली की नफरत को भी रंजना ठीक से नहीं समझती थी। वह कहती थी, बहन तुमने अभी उसको देखा नहीं, जाना नहीं, फिर उससे इतनी नफरत क्यों? अगर किसी औरत ने तुम्हारी माँ की जगह ले ली तो इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो उसको उस जगह पर बैठाने वाले का है। ऐसा कहकर रंजना एक तरह से सीधे सैफाली के पापा को कसूरवार ठहराती थी। कसूर किसी का भी हो, सैफाली किसी भी तरह किसी अनजान औरत को माँ के रूप में स्वीकार करने को तैयार थी और न ही पापा को माफ करने के लिए। वह तो यहाँ तक सोचने लगी थी कि पढ़ाई पूरी होने पर उसको जानकी बुआ का घर भले ही छोड़ना पड़े, लेकिन वह अपने घर नहीं जाएगी। नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और अकेली किसी दूसरी जगह रह लेगी। 2 बार मना करने के बाद पापा ने शेफाली से फोन पर बात करने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि जानकी बुआ से पापा की बात होती रहती थी। मानसी और अंकुर से शेफाली ने फोन पर जरूर 2-3 बार बात की थी, लेकिन जब भी मानसी ने उसे नई मम्मी के बारे में चर्चा करने की कोशिश की तो शेफाली ने उसको रोक दिया था। मुझसे इस बारे में बात मत करो, बस तुम अपना और अंकुर का ख्याल रखना। इतना कहते कहते शेफाली की आवाज भीग जाती थी। अपना घर, अपने लोग एक दिन ऐसे पराए बन जाएंगे, शेफाली ने कभी सोचा नहीं था। पहले तो शेफाली सोचती थी कि शायद पापा खुद उसको मनाने जानकी बुआ के यहाँ आएंगे, पर अचानक कई दिन बीत जाने के बाद शेफाली के अंदर की ये आशा धूमिल पड़ गई।
इससे शेफाली ने अनुमान लगाया कि उसकी मम्मी की जगह लेने वाली औरत ने पापा को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। इस सोच पर उसके अंदर की नफरत को और गहरा कर दिया। अचानक एक दिन बुआ ने नौकरानी से कहकर ड्राइंग रूम के पिछले वाले हिस्से में खाली पड़े कमरे की सफाई करवाकर उस पर कीमती और नई चादर बिछवा दी थी। तो शेफाली को लगा कि बुआ के घर कोई मेहमान आने वाला है। शेफाली ने इस बारे में रंजना से पूछा तो वह बोली, मम्मी के पुरानी सहेली की लड़की कुछ दिनों के लिए शहर में घूमने आ रही है। वह हमारे घर में ही ठहरेगी। रंजना, क्या तुमने उसको पहले देखा है? नहीं, शेफाली को घर में आने वाले मेहमान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही उससे कुछ लेना देना था। फिर भी वह जिन हालात में बुआ के यहाँ रह रही थी, उसके मध्य किसी अजनबी के आने के ख्याल से उसको बेचैनी महसूस हो रही थी। वह न तो किसी सवाल का सामना करना चाहती थी और न ही सवाल या नज़रों का जानकी। बुआ की मेहमान जब आई तो शेफाली उसे देखकर ठगी सी रह गई। चेहरा दमदमाता हुआ, सौम्या शांत, ऐसा मोहक की नज़र हटाने को दिल ना करे। होठों पर ऐसी मुस्कान जो बरबस अपनी तरफ सामने वाले को खींचे। आंखें झील सी गहरी और उम्र का ठीक से अनुमान लगाना मुश्किल था। फिर भी 30 और 35 के बीच की रही होगी। देखने से शादीशुदा लगती थी मगर अकेली आई थी। जानकी बुआ ने अपनी सहेली की बेटी को वंदना कहकर बुलाया था, इसलिए उसके नाम को जानने के लिए किसी को कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ी थी। मेहमान को घर के लोगों से मिलवाने की औपचारिकता पूरी करते हुए जानकी बुआ ने अपनी भतीजी के रूप में शेफाली का परिचय वंदना से करवाया था। तो उसके एक मधुर मुस्कान लिए बड़ी गहरी नज़रों से उसको देखा था। वह नज़रें बड़े गहरे तक शेफाली के अंदर तक उतर गई। शेफाली समझ नहीं सकी थी कि उसके अंदर गहरे से उतर जाने वाली नज़रों में कुछ अलग क्या था। तुम सचमुच एक बहुत ही प्यारी लड़की हो, हाथ से शेफाली के गाल को हल्के से तपते हुए वंदना ने कहा था। उसके व्यवहार से स्पर्श की कोमलता ने शेफाली को रोमांच से भर दिया था। शेफाली तब कुछ बोल नहीं सकी थी। जानकी बुआ वंदना की जिस प्रकार से आवभगत कर रही थी, वह भी कोई कम हैरानी के बात नहीं थी। एक ही घर में रहते हुए कोई कितना ही अलग अलग और अकेला रहने की कोशिश करे, मगर ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे का सामना हो ही जाता है। शेफाली और वंदना के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दोनों अकेले में कई बार आमने सामने आ जाती थी। वंदना शायद उससे बात करना चाहती थी, लेकिन शेफाली ही इसका मौका नहीं देती थी और केवल एक हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए वहां से तेजी से निकल जाती थी। एक दिन शेफाली को चौंकाते हुए वंदना रात को अचानक उसके कमरे में आ गई। शेफाली को रात देर तक पढ़ने की आदत थी। वंदना को अपने कमरे में देख, शेफाली आप? हाँ, बाथरूम जाने के लिए उठी थी। तुम्हारे कमरे की बत्ती को चलते हुए देखा तो इधर आ गई। मेरे इस तरह आने से तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात की शांति में पढ़ने काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में अक्सर रात को ही पढ़ती थी, मगर बहुत देर रात जागना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब 8 बजने को है, मेरे ख्याल में तुमको सो जाना चाहिए। वंदना ने अपनी बात इतने अधिकार और अपनापन से कही थी कि शेफाली ने हाथ में पड़ी हुई किताब बंद कर दी। मेरा यह सब कहना तुमको बुरा तो नहीं लग रहा? उसको किताब बंद करते हुए देखा वंदना ने पूछा। नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद किसी ने इस अधिकार के साथ मुझे कुछ कहा है। आज मम्मी की याद आ रही है। वह भी मुझको बहुत देर रात तक जागने से मना किया करती थी। उसकी आंखों में अन्यास आंसुओं से झिलमिला उठी थी। शेफाली की आंखों में झिलमिलाते आंसू वंदना की नज़रों से छिपे न रह सके और बोली, जो बीत गया हो उसको याद करके बार बार खुद को दुखी नहीं करते। अब सो जाओ, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। इतना कहने के बाद वंदना मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद तो शेफाली और वंदना के बीच की दूरी जैसे सिमट गई और दोनों के बीच की झिझक भी खत्म हो गई। अचानक ही शेफाली को वंदना बहुत अपनी सी लगने लगी थी। जाहिर है अपने व्यवहार से शेफाली के विश्वास को जीतने में वंदना सफल हुई थी। अब दोनों में काफी खुलकर बात होने लगी थी। शेफाली के शब्दों में सौतेली मां के प्रति आक्रोश को महसूस करते हुए एक दिन वंदना ने कहा, आखिर तुम दूसरों के साथ साथ अपने से भी इतनी नाराज क्यों हो?
क्या जानकी बुआ ने मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बतलाया है? गंभीर और शांत नजरों से शेफाली को देखती हुई वंदना बोली, क्या यही कि तुम्हारे पापा ने किसी और औरत से दूसरी शादी कर ली, वह भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में? और तुमको बतलाए बगैर इतना सब जानने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही है कि मैं नाराज क्यों हूं? अधिक नाराजगी किस पर है, अपने पापा से या सौतेली माँ से? नाराजगी सिर्फ पापा से है, सौतेली माँ से नहीं। वंदना ने पूछा, क्या तुमने अपनी सौतेली माँ को देखा है या उनसे कभी मिली हो? वंदना ने पूछा, नहीं। फिर सौतेली माँ से नफरत क्यों? नफरत तो हमेशा बुरे इंसानों से की जाती है। वंदना ने कहा, सौतेली माँ बुरी ही होती है, अच्छी नहीं। हाँ, मैं तो इस बात को जानती ही नहीं थी। तुम कह रही हो, यह ठीक ही होगा। बुरी हो सकती है सौतेली माँ, देखने में डरावनी भी हो। हल्का सा मुस्कुराते हुए वंदना ने कहा। शेफाली को इस बात से भी हैरानी थी कि जानकी बुआ ने अपने घर की बातें अपनी सहेली की बेटी को कैसे बता दी। वंदना अपने मधुर व्यवहार से शेफाली के बहुत करीब तो आ गई थी, मगर वह उसके बारे में ज्यादा जानती नहीं थी, सिवाय इसके कि वह जानकी बुआ की किसी सहेली की लड़की थी। फिर एक दिन शेफाली ने उससे पूछ लिया, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। फिर आप अकेली यहाँ क्यों आई हैं? अपने पति को भी साथ में लाना चाहिए था। वह साथ नहीं आ सकते थे क्योंकि कोई ऐसा काम था जो उनके साथ रहने से मैं नहीं कर सकती थी। बड़ी गहरी और भेदपूर्ण मुस्कान के साथ वंदना ने कहा, ऐसा कौन सा काम है? शेफाली ने पूछा। लेकिन वंदना जवाब में केवल मुस्कुराती रही, बोली, कुछ नहीं। अब पढ़ाई के लिए शेफाली जब भी ज्यादा रात तक जागती तो वंदना उसके कमरे में आ जाती और अधिकारपूर्वक उसके हाथ से किताब पढ़कर एक तरफ रख देती। वह उसको सोने के लिए कहती। शेफाली भी छोटे बच्चों की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। गुड गर्ल कहते हुए वंदना अपना कोमल हाथ उसके ललाट पर फेरती और बत्ती बुझाकर कमरे से बाहर निकल जाती। वंदना शेफाली की कुछ नहीं लगती थी, फिर भी कुछ दिनों में शेफाली को इतनी अपनी लगने लगी कि उसको बार बार मम्मी की याद आने लगी थी। ऐसा क्यों हो रहा था, वह खुद नहीं जानती थी। एक दिन रंजना ने शेफाली को यह बतलाया कि वंदना अगले दिन सुबह की ट्रेन से वापस अपने घर जा रही है, तो उसको एक धक्का सा लगा था। आपने मुझको बताया नहीं कि आप कल जा रही हैं? मिलने पर शेफाली ने वंदना से पूछा, मेहमान कहीं हमेशा नहीं रह सकते, उनको एक न एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। शेफाली का मुखड़ा उदासी के में घिर गया। आप जिस काम से आई थी क्या वह पूरा हो गया? शेफाली ने पूछा तो उसकी आवाज में उदासी थी। ठीक से बता नहीं सकती, वैसे मैंने कोशिश की है, नतीजा क्या निकलेगा मुझको नहीं मालूम। वंदना ने कहा, आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपको भूल नहीं सकूंगी। वंदना के हाथों को अपने हाथों में लेते शेफाली ने उदास स्वर में कहा, शायद मैं भी नहीं। पर वंदना ने जवाब में कहा, क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? शेफाली ने पूछा। भविष्य के बारे में कुछ बतलाना मुश्किल है और दुनिया में संयोग की कमी नहीं है। शेफाली के हाथों को दबाते हुए वंदना ने कहा। रात को शेफाली के कमरे में वंदना आई तो वह बहुत गंभीर थी। उसकी तरफ देखकर वंदना बोली, जाने से पहले मैं तुमको कुछ समझना चाहती हूँ। मेरी बात पर अमल करना न करना तुम्हारी मर्जी होगी। जीवन के सच से मुंह मोड़ना और हालात का सामना करने के बजाय उससे दूर भागना समझदारी नहीं। जिसको तुमने देखा नहीं जाना नहीं, उसके लिए नफरत क्यों? नफरत इसलिए क्योंकि उसके साथ सौतेली शब्द जुड़ा है। प्यार और नफरत करने का तुमको हक है, किंतु तब तक नहीं जब तक तुम किसी को देखा या जान ना लो। अगर तुम्हारे पापा ने किसी दूसरी औरत से शादी करके तुम्हारा दिल दुखाया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने घर पर अपना हक छोड़ दो। तुमको परीक्षाएं देने के बाद अपने घर पर वापस जाना ही है, यह पक्का इरादा कर लो। अपनों पर नाराज हुआ जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता। तुम्हारे पापा के साथ शादी करने वाली दूसरी औरत, मेरा मतलब तुम्हारी सौतेली माँ से है, एक बार उसको भी देख लेना। अगर वह सचमुच तुम्हारी सोच के मुताबिक पूरी ना हो तो उसको घर से बाहर का रास्ता दिखलाने का इंतजाम कर देना। इसके लिए तुमको अपने पापा से भी झगड़ना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। जब वंदना अपनी बात कहकर रही थी
तो शेफाली हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। वंदना की बातों से उसको एक बल मिल रहा था। शेफाली को लग रहा था कि वंदना ठीक कह रही है। वह अपना घर क्यों छोड़े? उसको हालत का सामना करना चाहिए। फिर उस औरत से नफरत कैसी, जिसे अभी तक उसने देखा भी नहीं था। अगले दिन सुबह वंदना चली गई। कुछ भी नहीं होते हुए वंदना कुछ दिनों में ही अपनेपन का जो कोमल स्पर्श शेफाली को करवा कर गई थी, उसको भूलना मुश्किल था। वैसे शेफाली की दिशाहीन जिंदगी को एक दिशा भी दे गई थी। परीक्षाओं के शुरू होते ही शेफाली ने जानकी बुआ से घर जाने की बात कह दी और थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। परीक्षाएं खत्म होते ही शेफाली अपने घर को रवाना हुई तो जानकी बुआ खुद उसको अमृतसर जाने वाली बस में बैठाने के लिए बस अड्डे पर आई थी। बस जब चल पड़ी तो शेफाली के मन में कई सवाल बुलबुले बनने लगे कि पापा उसका सामना कैसे करेंगे, उसकी सौतेली माँ से सामना कैसे होगा, वह कैसा व्यवहार करेगी। शेफाली जानती थी कि उसको बस में बैठाने के बाद बुआ ने फोन पर इसकी सूचना पापा को दे दी होगी। शायद घर में उसके आने के इंतजार में होंगे। सभी सामान का बैग हाथ में लिए घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होते एक बार तो शेफाली को ऐसा लगा था कि किसी बेगानी जगह पर आ गई है। पापा उसके इंतजार में ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। उनके साथ मानसी और अंकुर भी थे, जो कि दौड़कर उससे लिपट गए। उनको प्यार करते हुए शेफाली की नजरें पापा से मिली। चाहकर भी वैसे खाली मुस्कुरा ही सकी। उसने केवल इतना ही कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? अच्छा हूं। अपनी सुनाओ, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, और होती भी तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको कुछ समय से तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। कोशिश करने पर भी अपने गुस्से को पूरा छिपा नहीं सकी। शेफाली इस पर पापा ने मानसी और अंकुर से कहा, तुम दोनों जाकर अपनी दीदी का कमरा ठीक करो, मैं तब तक इससे बातें करता हूं। पापा का इशारा समझकर दोनों तुरंत वहां से चले गए। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। उनके जाने के बाद पापा ने कहा, मुझको बहाने के साथ घर से बाहर भेजकर मेरी मम्मी की जगह एक दूसरी औरत को दे दी पापा, और इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि नाराज होने का भी हक नहीं। ये मत भूलो कि वह औरत अब तुम्हारी माँ है। पापा ने शेफाली को चेताया। इससे शेफाली जैसे बिखर गई और बोली, मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी पापा। इसके लिए मैं तुम पर जोर भी नहीं डालूंगा, मगर तुम एक बार मिल तो लो। शिष्टाचार के नाते वह ऊपर कमरे में है। पापा ने कहा, मैं सफर की वजह से बहुत थकी हुई हूं पापा, इस वक्त आराम करना चाहती हूं। इस बारे में मैं बाद में बात करेंगे। शेफाली कमरे में आई तो सब कुछ पहले जैसा ही था। किसी भी चीज को उस जगह से नहीं हटाया गया था। मानसी और अंकुर वहां उसके इंतजार में थे। कोशिश करने पर भी शेफाली उनके चेहरों या आंखों में कोई मायूसी नहीं ढूंढ सकी। इसका अर्थ था कि उन्होंने मम्मी की जगह लेने वाली औरत को स्वीकार कर लिया था। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास दीदी, मानसी ने जवाब दिया। और तुम्हारी नई मम्मी कैसी है? शेफाली ने ताड़ने वाली नजरों से दोनों की ओर देखकर पूछा। बहुत अच्छी दीदी। तुमने माँ को नहीं देखा? मानसी ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैं देखना भी नहीं चाहती। ऐसी भी क्या बेरुखी दीदी, मम्मी तो रोज ही तुम्हारी बातें करती हैं। उनका कहना है कि तुम बेहद मासूम और अच्छी हो। जब मैंने कभी उनको देखा नहीं, कभी उनसे मिली नहीं, तब उन्होंने मेरे अच्छे और मासूम होने की बात कैसे कह दी? ऐसी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से कोई पापा को और तुमको खुश कर सकता है? मुझे नहीं। शेफाली के बातें सुनकर मानसी और अंकुर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे के भाव को देखकर शेफाली को ऐसा लगा था कि उनको उसकी बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी। मानसी से चाय और साथ में कुछ खाने के लिए लाने को कहकर शेफाली हाथ मुंह धोने के लिए चली गई। सौतेली माँ को लेकर शेफाली के अंदर कश्मकश जारी थी। आखिर तो उसका सामना सौतेली माँ से होना ही था। एक ही घर में रहते हुए ऐसा संभव नहीं था कि उसका सामना नहीं हो। मानसी चाय के साथ नमकीन और डबल रोटी के पीस पर मक्खन लगाकर ले आई थी। भूख के साथ सफर की थकान थी
तो थोड़ा खाने और चाय पीने के बाद शेफाली थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मस्तिष्क में विचारों के चक्रवात के चलते शेफाली कब सो गई, उसको इस बात का पता भी नहीं चला। शेफाली ने सपने में देखा कि मम्मी अपना हाथ उसके माथे पर फेर रही थी। नींद टूट गई, पर बंद आंखों में इस बात का एहसास होते हुए भी कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। शेफाली ने उस स्पर्श का सुख लिया। फिर अचानक ही शेफाली को लगा कि हाथ का वह कोमल स्पर्श अपना नहीं, यथार्थ है। कोई वास्तव में ही उसके माथे पर धीरे धीरे अपना कोमल हाथ फेर रहा था। चौंकते हुए शेफाली ने अपनी बंद आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसको जो चेहरा नजर आया वह विश्वास करने वाला नहीं था। वह अपनी आंखों को बार बार मलने को विवश हो गई। थोड़ी देर में शेफाली को जब लगा कि उसकी आंखें जो देख रही हैं वह सच है, तो वह बोली, आप दरअसल शेफाली की आंखों के सामने वंदना का सौम्या और शांत चेहरा था, गंभीर गहरी नज़र और मुस्कुराहट। हाँ, मैं बहुत हैरानी हो रही है ना, मुझको देखकर होनी भी चाहिए किस रिश्ते से तुम्हारे सामने हूँ। यह जानने के बाद शायद इस हैरानी की जगह नफरत ले ले। मैं आपसे कैसे नफरत कर सकती हूँ? मुझसे नहीं, लेकिन अपनी माँ की जगह लेने वाली एक बुरी औरत से तो नफरत कर सकती हो। वह बुरी औरत मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारी सौतेली माँ, जिनकी शक्ल देखना भी तुमको गवारा नहीं बिना देखें, और न जाने ही जिससे तुम नफरत करती हो। मैं आज वह नफरत तुम्हारी इन आंखों में देखना चाहती हूँ। सौतेली आप नहीं, सौतेली तो मैं हूँ, जिसने आपको जाने बिना ही आपको बुरा समझा, आपसे नफरत की। मुझको अपने आप पर शर्म आ रही है। क्या आप अपनी इस नादान बेटी को माफ नहीं करेंगे? आंखों में आंसू लिए वंदना की तरफ देखते हुए शेफाली ने कहा, पगली कहीं की, और शेफाली का सर अपनी छाती से लगा लिया। प्रेम के स्पर्श में सौतेलेपन नहीं, ये शेफाली को अब महसूस हो रहा था। कोई भी रिश्ता हमेशा बुरा नहीं होता। बुरी होती है कि किसी रिश्ते को लेकर बनी परंपरागत भ्रांतियां।